नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत। 2 अहम बिल पेश कर सकती है सरकार, हंगामा होना तय। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, 28 को सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू, आज होगी विधायक दल की बैठक। एमवीए को लग सकते हैं और बड़े झटके, महायुति ने विधायकों को लुभाने की कवायद की शुरू, एनसीपी ने तो न्योता भी दिया। मोहन भागवत बोले, भारतीय संस्कृति के उत्थान पर देना होगा जोर, देश के भूले गौरव को हमें फिर से स्थापित करना होगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से 29 नवंबर को समाप्त होगा। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई चेतना 3.0 अभियान का करेंगे शुभारंभ, कई दिग्गज कार्यक्रम में होंगे शामिल। इंतजार हुआ खत्म, रीट भर्ती के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन, आवेदन 1 दिसंबर से होंगे शुरू। दिल्ली में ग्रैब 4 को लेकर सुनवाई आज, प्रतिबंधों में ढील देने पर आज फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में ऑनलाइन मोड में लगेंगी कक्षाएं, डीएम ने दिए आदेश। इमरान की पार्टी के प्रदर्शन से पहले खौफजदा पाक सरकार, इस्लामाबाद में कर दिया लॉकडाउन, सड़कें, इंटरनेट सब बंद। इजरायली सेना ने गजा में एक और क्षेत्र खाली करने का दिया आदेश, हिजबुल्लाह का 200 रॉकेट से हमला। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच दंगे, अब तक 68 की गई जान, सैकड़ों दुकानों व घरों को फूका। उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों की गई जान, यूक्रेन ने किया सबसे बड़ा मिसाइल हमला, दहल उठा रूस। बांग्लादेश में जल्द होंगे चुनाव, नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नासिर ने ली शपथ। अमेरिका और केन्या के बाद बांग्लादेश में अडानी ग्रुप को झटका, बिजली समझौते की जांच करेगी मोहम्मद यूनुस सरकार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी करदाता को सलाह, आईटीआर भरने से पहले जरूर रिव्यू करें चीजें। नवंबर में जारी है निकासी का रुख, विदेशी निवेशकों ने निकाले 26,533 करोड़ रुपए। शीर्ष 8 कंपनियों की पूंजी 1.55 लाख करोड़ बढ़ी, 26 रियल एस्टेट कंपनियों में 34,985 करोड़ की बिक्री। सस्ते होम लोन के लिए फरवरी तक करें इंतजार, ब्याज दरों के घटाने पर जोर दे रही सरकार। महाराष्ट्र की गुत्थी महायुति ने सुलझा ली और बम्पर जीत के साथ वापसी की। महायुति का हिस्सा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी तीनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और महायुति का स्ट्राइक रेट करीब 73% तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के हाथों महाविकास आघाड़ी गठबंधन की करारी हार के बाद शरद पवार ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि नतीजे वैसे नहीं रहे जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान बारामती में भतीजे योगेंद्र पवार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनीति से संन्यास का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा में हूँ और आखिरी 1.5 साल बाकी है। मैं अब तक 14 चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं और कितने चुनाव लड़ूंगा। आपने मुझे हर बार चुनाव जिताया है, नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए मुझे कहीं तो रुकना पड़ेगा। एमवीए की हार के बाद शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर संदेह जताए जाने के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा है कि मैंने कुछ सहयोगियों को इस बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन मेरे पास ईवीएम में दिक्कत थी, इसका प्रमाण नहीं है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। शरद पवार ने आगे कहा है कि केवल चुनाव जीतने के लिए ही महायुति ने लड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इन लोगों ने जनता से झूठ भी बोला कि अगर वो सत्ता में वापसी नहीं आए तो नई सरकार इस योजना को खत्म कर देगी। इससे बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा इस योजना की वजह से ही महिला वोट बढ़ गए। अब तक कार्यकर्ताओं से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हार के पीछे लड़की बहन योजना बड़ा कारण थी। पहले महिला वोटरों को पैसे दिए गए और फिर इसका प्रचार किया गया।
पिछले 2-3 महीने से महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे थे। इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे से ध्रुवीकरण किया गया। बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार से जब पोते योगेंद्र पवार की हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि किसी को तो बारामती से उतरना था, अगर हम किसी को न उतारते तो गलत संदेश जाता। हमें पता था कि अजीत पवार और योगेंद्र के बीच तुलना नहीं की जा सकती। अजीत पवार पार्टी संगठन में काम करते हैं, वहीं योगेंद्र अभी अनुभवहीन थे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस दौरान यहां हिंसा भी भड़की, जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई और इस बीच जानकारी सामने आई कि संभल हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को गोली मारी है। मृतक का नाम नईम खान है और वो 32 साल का था। परिवार का आरोप है कि 11 बजे सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने गोलियां चलाई और एक गोली नईम को जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नईम की मां ने मीडिया के सामने आकर प्रशासन पर खुला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, नईम प्रदर्शन में शामिल नहीं था, वो अपनी दुकान की तरफ रिफाइंड लेकर जा रहा था। गोली लगने के बाद नईम को अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। वो बुलेट पर गया था, दुकान पर उसकी बुलेट खड़ी है। मस्जिद के बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है। मेरे बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने मेरे बच्चे को लूट लिया। नईम को गोली मारकर फेंक दिया गया। सरकार से मैं अब क्या कहूँ, मेरा तो सब लूट गया। इस पूरी हिंसा में अब 4 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों के नाम नईम खान, बिलाल और नोमान है। चौथे मृतक का नाम सामने नहीं आया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों लड़के हिंसा के समय मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मौजूद थे, जहां पर आगजनी और पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस की गोलीबारी में तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि संभल में रविवार को करीब 1000 लोगों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद सत्र को शांतिपूर्वक चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। विपक्ष ने भी सहयोग देने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही सरकार से सत्र में चर्चा कराए जाने वाले मुद्दे भी गिना दिए। इस सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक, मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। वहीं उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। मणिपुर और अडानी मामले को तो विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में भी उठा दिया और कहा कि सरकार को सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले पर संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी ने सरकार से सत्र में अडानी रिश्वत कांड पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि सोमवार को संसद की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए। इसके साथ ही 2025 से शुरू होने वाली जनगणना पर भी चर्चा हो सकती है। विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि इस बार जातीय जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार पेश कर सकती है। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसद रिपोर्ट जमा करने के लिए और समय देने की मांग कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में 26 नवंबर को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई।
सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। संसद सत्र से पहले 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें मुकाबला बराबरी पर छूटा है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें मोदी सरकार पर रहेंगी कि वो मुद्दों पर चर्चा कराएगा या फिर टकराव के रास्ते पर चलेगी। झारखंड में बड़ी जीत के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को सीधे चुनौती दे दी है। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के बाद अब इंडिया गठबंधन बिहार में भी सरकार बनाएगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव में इंडिया को जीत मिलेगी। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह किया है, लेकिन बिहार में उनका वही हश्र होगा जो झारखंड में हुआ। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया। पटना में हुए बिहार कार्यकर्ता मिलन सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष का बयान आया। उन्होंने कहा कि झारखंड जीते हैं, बिहार भी जीतेंगे। बिहार बदलाव चाहता है। डबल इंजन की सरकार में एक भ्रष्टाचार में तो दूसरा अपराध में लिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के लिए किए एक भी वायदे को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। 11 साल पीएम रह लिए, लेकिन बिहार से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार अभी नहीं मिला। आज बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है और परेशान है। लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही। तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर नीतीश कुमार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। तेजस्वी ने आगे कहा, हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, न झुके थे और न झुकेंगे। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई के साथ बाप की पार्टी है। आरक्षण में कटौती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले मीडिया के साथ बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को गुमराह कर दिया है। हमारी पार्टी ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो बीजेपी के हाथों गुमराह हो गए और उनके साथ चले गए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।